हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माय टाइम माय टीचर। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 12 फर्स्ट बुक का चैप्टर 5 5वां चैप्टर सामाजिक विषमता और बहिष्कार के स्वरूप। कैसे सामाजिक विषमता होती है और कैसे बहिष्कार किया जाता है लोगों का, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको हिंदी में बताऊंगा। जिन लोगों को हिंदी में देखना है ये देखें, इंग्लिश में दूसरा वीडियो है, इंग्लिश वीडियो वाले बच्चों के लिए वहां से देख सकते हैं। और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल सोशियोलॉजी बाय नरेश चौधरी, वहां पे लॉगिन कर सकते हैं, वहां पे चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से उनको कंटेंट मिल जाएगा। 1 मार्कर है, पीडीएफ है, पीपीटीज हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, नोट्स हैं, वो सब वहां पे अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सामाजिक विषमता। मैं इस चैप्टर में जिन टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा उन टॉपिक्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सामाजिक विषमता पे हम बात करेंगे, कितने टाइप की होती है, क्या क्या उसके स्वरूप होते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग पे हम बात करेंगे अनुसूचित जाति जनजाति पे, हम बात करेंगे आदिवासियों के बारे में, हम बात करेंगे स्त्रियों की समानता के अधिकार के बारे में, और हम बात करेंगे अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के बारे में भी। ये सारे टॉपिक जो चैप्टर में हैं मैंने सब के सब यहाँ लिख लिए हैं और हम सब पे डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, तो ध्यान से देखिएगा। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं कि सामाजिक विषमता है क्या। हमारा जैसे कि चैप्टर का नाम है सामाजिक विषमता, एक है बहिष्कार के स्वरूप, वो दूसरा है, तो हम दोनों पे बात करेंगे। पहले सामाजिक विषमता क्या है। देखो, समाज जो होता है, समाज एक व्यक्ति से नहीं बनता, समाज में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। बहुत सारे व्यक्ति हैं तो जरूरी तो है नहीं कि वो सारे व्यक्ति एक जैसे होंगे, हो सकता है वो अलग अलग हों। अलग अलग किस तरह से होते हैं, उन कैटेगरीज को हमने 3 में डिवाइड किया है, 3 कैटेगरीज में डाला है। सबसे पहली है आर्थिक विषमता, दूसरी है सामाजिक विषमता और तीसरी है सांस्कृतिक विषमता। आर्थिक विषमता क्या होती है। आर्थिक विषमता जैसे कि शब्द बताता है अर्थ से रिलेटेड है। अर्थ मतलब पैसा, धन, लक्ष्मी, माया। जिस इंसान के पास ज्यादा पैसा होता है उसकी कैटेगरी, उसकी समाज, उसकी सोसाइटी अलग हो जाती है, और जिनके पास कम पैसा होता है उनकी सोसाइटी अलग होती है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने दोनों को रखा, गरीब और अमीर दोनों को एक ही सोसाइटी में रखा, ये हो नहीं सकता। दोनों लोग, गरीब और अमीर, हर जगह से अलग अलग होते हैं। उनके पहनावे से वो लोग अलग होते हैं, घर मकान से अलग होते हैं, पढ़ाई लिखाई में अलग होते हैं, समाज में वर्चस्व क्या होता है उसमें अलग होते हैं। क्योंकि जो पैसा है वो डिसाइड करता है कि आगे क्या होने वाला है, कैसे जिंदगी चलेगी। सबसे पहला कारण। दूसरा कारण है हमारा सामाजिक। सामाजिक विषमता जो होती है वो हमें समाज देता है। समाज कैसे देता है, जैसे कास्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कास्ट में हमें पता चलता है एक हाई कास्ट के लोग हैं, लोअर कास्ट के लोग हैं। तो जो हाई कास्ट और लोअर कास्ट होते हैं वो भगवान ने नहीं बनाए, वो ऊपर वाले ने नहीं बनाए, वो समाज ने बनाए, इसलिए सामाजिक विषमता कहते हैं। आर्थिक विषमता जो है वो एक इंसान दूर कर सकता है पैसा कमा के, मेहनत करके, लगन लगा के, लेकिन सामाजिक विषमता को दूर करना ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं है। लगता नहीं है कि इतनी आसानी से दूर हो पाएगी। तीसरे नंबर की हमारी जो विषमता होती है वो होती है सांस्कृतिक विषमता। सांस्कृतिक विषमता क्या होती है। अगर हम सांस्कृतिक विषमता की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो संस्कृति है, संस्कृति हमारी कैसे अलग है। आप देखो, जो लोग शहर में रहते हैं उनकी संस्कृति अलग होती है, गांव में जो लोग रहते हैं उनकी संस्कृति अलग होती है, जो जंगलों में रहते हैं आदिवासी उनकी संस्कृति अलग होती है। लेकिन हम जो सोचते हैं कि सबसे बढ़िया संस्कृति जो है भाई वो शहर वाले लोगों की है, जो लोग शहर में रहते हैं वो बड़ा अच्छा तरीके से कल्चर मेंटेन करते हैं, संस्कृति बना के रखते हैं। क्या ऐसा है? ऐसा हमको लगता है। जो गांव में रहते हैं उनके पास क्योंकि संसाधन बहुत लिमिटेड है तो वो उसी हिसाब से काम करते हैं। तो जंगलों में आदिवासी रहते हैं उनके पास और ज्यादा लिमिटेड संसाधन है तो इसलिए वो और ज्यादा
अलग तरह की संस्कृति उनकी होती है और कई बार हम सोचते हैं कि उनकी संस्कृति जो है वो काम की नहीं है। ये 3 तरह की विषमता हमारे समाज में पाई जाती है। अब इन विषमता को हम अगर फर्दर आगे हम अगर स्टडी करें, आगे और गौर से पढ़ने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये विषमता चलती रहती है, जिसको हम आज तक तोड़ नहीं पाए। कितने साल हो गए, कितनी सरकारें आई गई, लेकिन फिर भी हम विषमता को नहीं तोड़ पाए, नहीं खत्म कर पाए। आज भी हमारी सोसाइटी में विषमता बरकरार बनी हुई है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहला जो कारण है वो है जाति। जाति, भारतीय समाज में जाति अंदर तक कूट कूट के भरी हुई है और उस जाति को निकालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जातीय व्यवस्था हमेशा से ऐसी रही है जिसको हम नहीं निकाल सकते, नहीं कंट्रोल कर सकते, नहीं खत्म कर सकते। जाति में हम बात करें तो आपकी जाति के अंदर जो विवाह होते हैं वो एक ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी समस्या है जो कि इस जाति वाली समस्या को खत्म नहीं होने देगी। अंतर जातीय विवाह समाज को स्वीकार्य नहीं है। छुआछूत एक परेशानी है, अनटचेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, छुआछूत। छुआछूत वो भी हमारी पूरी जाति पर निर्भर करती है और वो हमें बताती है कि कौन सी जाति छोटी है, कौन सी जाति बड़ी है। हम कैसे उसको निभा पाएंगे, कैसे हम उसको अलग कर पाएंगे। जहां पे बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि तुम छोटी जात के, तुम बड़ी जात के, तुम्हें उनके साथ नहीं बैठना, तुम्हें उनके साथ नहीं खेलना, तुम्हें उनके साथ खाना शेयर नहीं करना, तुम्हें उनको अपने यहाँ शादी में नहीं बुलाना, तुम्हें उनके घर फंक्शन में नहीं जाना। तो कैसे हम जाति को खत्म कर पाएंगे? और जब तक जाति खत्म नहीं होगी तब तक सामाजिक जो हमारी विषमता है उसको खत्म करना ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज है हमारी पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या होते हैं? पूर्वाग्रह वो होते हैं जो कि हमें किसी से मिलने से पहले ही हम अपने दिमाग में जो आइडिया लगाते हैं। हम देखते हैं भाई वो इंसान उस धर्म का है तो वो ऐसा होगा, वो इंसान उस जाति का है तो वो ऐसा होगा। ये जो पूर्वाग्रह हमारे दिमाग में आते हैं बिना इंसान से मिलने से पहले ही, वो भी कहीं ना कहीं सामाजिक और सांस्कृतिक विषमता को आगे ले जाने का काम करते हैं। जब भी हम देखते हैं कि किसी इंसान के ऊपर हमने मिलने से पहले ही एक आइडिया बना लिया कि ये इंसान ऐसा होगा, तो हम उसको उसी नजर से, उसी चश्मे से देखेंगे। चाहे वो इंसान अच्छा निकले या बुरा निकले वो बात की चीज है, पर लेकिन हमने एक चश्मा अपनी आंखों पे पहले ही चढ़ा लिया है कि वो इंसान ऐसा होगा। और जब ऐसा होता है तो उस इंसान के लिए अपने आप को सही साबित करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमने पहले ही एक तराजू बना ली कि वो ऐसा है, मैं ऐसा हूं, तो या तो मैं उससे नीचे हूं या मैं उससे ऊपर हूं। जब हमने नीचे ऊपर का हिसाब पहले ही लगा लिया इंसान से मिले बिना ही, तो हम उसको इक्वल रेंज पे कैसे लाएंगे? इक्वल रेंज पे लाना मुश्किल होगा। अगर हो भी पाएगा पॉसिबल तो भी कई सालों के बाद, इतनी जल्दी तो नहीं। अगला है हमारा भेदभाव। भेदभाव जो हम करते हैं, भेदभाव आप किसी को भी देखें जाति के कारण सबसे ज्यादा होता है। जाति के कारण भेदभाव आपने देखा होगा कि कोई भी सामाजिक फंक्शन जब होता है, सामाजिक कार्यक्रम होता है, तो हम कुछ लोगों को बुलाते हैं और कुछ लोगों को नहीं बुलाते। जैसे अगर हम दलितों की बात करें, हम ब्राह्मणों की बात करें, तो कोई भी अगर पूजा का काम होता है, रिलीजियस काम होता है, धार्मिक काम होता है, तो हम पहला स्थान ब्राह्मणों को देते हैं, दलितों को नहीं देते। हम ब्राह्मण को स्थान देते हैं उसकी जाति देख के, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उसके कर्म कैसे हैं। हो सकता है ब्राह्मण के कर्म ब्राह्मण के लायक ना हो। हम दलित को न्योता इसीलिए नहीं देते कि वो जाति से दलित है, हो सकता है उसके कार्य, उसके जो कर्म है वो और जातियों से अच्छे हों, लेकिन क्योंकि हमने पहले ही पता है कि ये निम्न जाति का है, उच्च जाति का है, उच्च जाति का इंसान चाहे कुछ भी करे, अच्छा करे बुरा करे, पर हम उसको बुलाते ही बुलाते हैं, और निम्न जाति के लोग को नहीं बुलाते चाहे वो कितना भी अच्छा काम करे।
तो ये जो चीजें हैं वो चीजें कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं हम लोगों को और हमारे भेदभाव को और हमारे समाज को। इसके आगे आप देखते हैं बहिष्कार। बहिष्कार क्या होता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हम किसी इंसान को, किसी परिवार को, किसी जाति विशेष को अगर समाज से अलग कर देते हैं तो उसको कहते हैं बहिष्कार। हमने उसको समाज से बाहर निकाल दिया, राइट। बाहर निकालने का मतलब क्या है? हमने उसको अलाउ नहीं करा, वो समाज में या सामाजिक कार्यों में हिस्सा नहीं लेगा। इसका आपको अगर और ध्यान से समझना है तो आपको अनिल कपूर की एक मूवी याद होगी, बुलंदी, जिसमें अनिल कपूर का डबल रोल है। उस डबल रोल में अनिल कपूर के बड़े भाई और खुद का जो रोल है उसमें हमें पता चलता है कि कैसे अनिल कपूर को, उससे पहले अनिल कपूर के चाचा के परिवार को समाज से बहिष्कार कर दिया गया, उनको समाज से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए थे। जब उनको समाज से निकाल दिया गया चाचा को, तो उन्होंने बहुत पिटिएबल कंडीशन में, बहुत दयनीय स्थिति में अपनी जिंदगी जी, क्योंकि साथ में ये भी निर्णय था इस परिवार की जो कोई मदद करेगा उसके साथ भी यही किया जाएगा, उसको भी बाहर निकाल दिया जाएगा समाज से। तो किसी ने उनकी मदद नहीं की। फिर चाचा ने एक षड्यंत्र रचा और उसमें अनिल कपूर को भी फंसा दिया कि भैया आप इनको भी वही पनिशमेंट दो, सामाजिक बहिष्कार की जो हमारे साथ किया गया था, क्योंकि इन्होंने भी ऐसा ही कार्य किया है जो हमने किया था। अल्टीमेटली उनको भी फंसा दिया गया और वो भी सामाजिक बहिष्कार का शिकार हुए। ये सामाजिक बहिष्कार एक सोशल कंट्रोल के तहत आता है कि कैसे सामाजिक में पंचायत के लोग, पंच लोग, कैसे हर किसी को, हर उस इंसान को जो समाज को तोड़ने का काम करता है, कुछ गलत काम करता है, उसको समाज से अलग निकाल देते हैं कि भाई ये इंसान जो है समाज में रहने लायक नहीं है, इसके साथ सारे रिश्ते नाते खत्म। वो एक क्राइम के ऊपर डिपेंड करता है, साथ में ये जो चीजें हैं ये चीजें भी बहिष्कार का कारण होती है। इसके बाद बात करते हैं हम, जब हमारा देश आजाद हुआ, आजाद होने के आसपास हमने समाज में कुछ अच्छे कार्य करने की कोशिश की और हमने दो अलग अलग चीजें बनाई। एक अन्य पिछड़ा वर्ग दूसरी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। पहले बात करते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति की। अनुसूचित जाति जिसको हम शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, अनुसूचित जनजाति जिसको हम शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं। अनुसूचित जाति के अंदर वो लोग आते थे जिनको हम पहले से दलित कहते थे, जिनको हम पहले से शूद्र कहते थे। याद है आपको, वर्ण व्यवस्था में बताया था आपको, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो लोग शूद्र की कैटेगरी में आते थे उनको अनुसूचित जाति में रखा गया। जो लोग आदिवासी होते थे, ट्राइब्स होते थे, उनको अनुसूचित जनजाति में रखा गया। ये दो कैटेगरियां इसलिए बनाई गई ताकि वो समाज के वर्ग जो उत्थान नहीं कर पाए, जो ऊपर नहीं उठ पाए, उनको सरकार अपनी तरफ से कुछ मदद देगी ताकि वो ऊपर उठ जाए और उनका उत्थान हो, ताकि वो आगे चल के देखें कि कैसे जिंदगी बदल गई उनकी, कैसे वो भी एक इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं या जी सकते हैं। इसलिए अनुसूचित जाति और जनजाति दो कैटेगरियां बनाई गई। अनुसूचित जाति जनजाति को एक सर्टेन परसेंटेज दिया गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जहां पे उनका एडमिशन हो पाएगा। उनको वजीफा की सुविधा भी दी गई, छात्रवृत्ति दी गई ताकि उनका घर आराम से चल सके। उनको नौकरियों में भी रिजर्वेशन दिया गया ताकि वो लोग एक सर्टेन परसेंट के अकॉर्डिंग आके अपनी नौकरी ले सकें। जब उनको नौकरी मिल जाएगी तो उनकी घर की हालत सुधरेगी और वो गरीबी से उठ के ऊपर आएंगे। लेकिन जब सरकार इनको ये सब दे रही थी, साथ में बहुत सारी जातियां ऐसी भी थी कि जो भी लड़ रही थी। जरूरी तो नहीं कि जाति के अकॉर्डिंग ही गरीबी होगी। भाई अनुसूचित जाति या जनजाति का व्यक्ति है तो वो गरीब रहेगा जिंदगी भर,
और कोई किसी और जाति में आता है तो वो अमीर रहेगा, ऐसा तो नहीं। बहुत सारी जातियां ऐसी थी जो जाति और जनजाति में नहीं आती थी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी के बाहर थी, लेकिन वो गरीब थी, वो पिछड़ी हुई थी। उनके लिए सरकार ने दूसरा जुगाड़ किया, वो जुगाड़ हो गया आपका अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब जो पिछड़ी जातियां थी उनको मिला के एक कैटेगरी बनाई गई, जिसके अकॉर्डिंग वो अन्य पिछड़ा वर्ग में आ गई और वो आराम से, उनको भी सरकार ने कुछ रिजर्वेशन दिया, जैसा इनको दिया गया था। इनको ज्यादा दिया गया था, उनको कम दिया गया। इनको ज्यादा फायदे मिलते थे, इनको कम फायदे दिए गए, लेकिन उनको भी जनरल कैटेगरी से उठा के अलग शिफ्ट कर दिया गया। ये दोनों कार्य सरकारों ने सिर्फ इसीलिए किए ताकि जो हमारे समाज के पिछड़े लोग हैं, जो आज तक पिछड़े हुए हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उनको हम ऊपर ला सकें, उनका उत्थान हो सके। सिर्फ इसी वजह से ये दोनों कार्य किए गए। आगे हम बात करते हैं आदिवासी लोगों की। इनके अलावा अगर हम आगे देखें तो हमारे पास जो तीसरी कैटेगरी है वो आदिवासियों की है। आदिवासियों को हमने दो में डिवाइड कर लिया। ये 1947 हमारा इंडिपेंडेंस है, एक इससे पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व, और एक इसके पश्चात के बाद में क्या है। आदिवासी जब शब्द हमारे दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि आदिवासी वो लोग हैं जो जंगल में रहते हैं। जंगल में क्या होता है, टिम्बर होता है, बहुत सारी लकड़ी होती है, बहुत सारे फल फ्रूट होते हैं, जिसके मालिक कौन थे, आदिवासी। अंग्रेजों ने, जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ पे जंगल में बहुत सारी पैदा हो सकती है, जंगल में बहुत बड़ा खजाना पड़ा हुआ है, मिनरल्स भी हैं, आपके टिम्बर भी है, लकड़ी भी है, बहुत सारे साधन हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे जंगल पे कब्जा करना शुरू कर दिया। उसको रिजर्व कैटेगरी का घोषित कर दिया। ये जंगल इतना रिजर्व है, आप यहां से अपना घर हटाओ और कहीं और लेके जाओ, नहीं तो हम आपको कहीं और शिफ्ट करेंगे, नौकरी देंगे, घर देंगे, मकान देंगे, ये देंगे। और धीरे धीरे अंग्रेज लोग उस जो रिजर्व कैटेगरी का जंगल था उसके बाउंड्री बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, और एक बहुत बड़े इलाके को उन्होंने रिजर्व बना दिया। जिस इलाके को रिजर्व बनाते गए उसके आदिवासियों को वहां से हटाते गए, क्योंकि उनके लिए एक क्राइम कर दिया कि कोई भी इस इलाके में घुसेगा नहीं, कोई लकड़ी नहीं काटेगा, कोई मछली नहीं पकड़ेगा, कोई किसी भी टाइप की हंटिंग नहीं करेगा, शिकार नहीं करेगा, कुछ नहीं यहाँ पे उगाएगा। वही तो जीविका थी आदिवासियों की, वही उनसे छीन लिया गया। जब वही उनसे छीन लिया गया तो फिर वो कहां जाएं? सरकार ने उनको फिर से लुभावने वादे किए, हम आपको ये देंगे, वो देंगे, आप यहाँ आओ, वहां आओ। कुछ लोग चले भी गए, और चले भी गए जो लोग, उनको क्या मिला, एक चपरासी की नौकरी, थोड़ी सी सैलरी, उसमें न घर का गुजारा हो रहा है न कुछ हो रहा है। एक इंसान जो जन्म जिसका जंगल में हुआ है, जंगल से पैदा हुआ है, जंगल में रहा है, बड़ा बड़ा है, वो शहर में आके कैसे रहेगा थोड़े से रुपए में? तो जो थोड़े लोग भी शहर आ गए, थोड़े 2-4 साल काम करने के बाद वो भी वापस वहां से लौट गए बेघर होके। इसके बाद देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो सबको बड़ी बड़ी उम्मीदें लगी, अब तो हम अपने हिसाब से राज्य करेंगे, अब तो हम अपने हिसाब से रहेंगे, अब तो हमें कुछ नहीं करना, अब हम आराम से रहेंगे। इसीलिए फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर लोगों की जब उम्मीदें बनी, उम्मीदें पली बड़ी रही, तो फिर जब आदिवासी लोगों को जंगल से हटा दिया गया तो अब वो कहां जाएंगे, कहां रहेंगे? अब तो कोई ऑप्शन नहीं। तो जैसे भी बेचारे रह पाए रहे, जो चले गए, वापस आ गए। जब इंडिपेंडेंट हुआ तो सबके सपने जागे कि भैया हमें भी कुछ मिलेगा, हम भी आराम से रहेंगे। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया, अब हमारी जिंदगी सुधर जाएगी, हमारे अच्छे दिन आएंगे। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। जो पॉलिसीज अंग्रेजों ने बनाई थी आदिवासियों के लिए, जो पॉलिसीज अंग्रेजों ने बनाई थी जंगलों के लिए, स्वतंत्र भारत की सरकार ने उन सबको कंटिन्यू किया, उन सबको चालू रखा। कोई नई नीति नहीं आई। आपको जानकर हैरानी होगी, स्वतंत्र भारत में बहुत कम ऐसी पॉलिसीज थी
जो नई बनाई गई और भारतीयों के हिसाब से बनाई गई। अदरवाइज जिन पॉलिसीज पे ब्रिटिश लोग राज्य कर रहे थे उन्हीं को कंटिन्यू किया गया। ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा परेशानी हो गई आदिवासी लोगों के साथ, जो बेचारे पहले भी भटक रहे थे उसके बाद में भी भटकते रहे। कोई खास फायदा उनकी जिंदगी में नहीं हुआ स्वतंत्रता का। इसके बाद हम बात करते हैं स्त्रियों की। अगर हम स्त्रियों की बात करते हैं, स्त्रियों की समानता एवं संघर्ष। देखो, स्त्री पुरुष दो समाज के बिल्कुल एक समान पहलू है। जितनी भागीदारी पुरुषों की होती है उतनी स्त्रियों की होती है, लेकिन समाज ने कभी भी उनको ये हक नहीं दिया। हमेशा उनको दबा के रखा, कुचल के रखा। विभिन्न विभिन्न तरह के आडंबर रचाए, ये संस्कृति है, ये कल्चर है, आप ये नहीं तोड़ सकते, वो नहीं तोड़ सकते। जब अति हो गई तो कुछ लोग समाज में खड़े हुए सुधार करने के लिए। आपको बताता हूं, समाज सुधारक वो समाज सुधारक जिन्होंने सबसे ज्यादा संघर्ष किया स्त्रियों की दशा सुधारने में, और इसमें सबसे पहला नाम आता है राजा राम मोहन रॉय का। राजा राम मोहन रॉय वो इंसान थे जिन्होंने सती प्रथा को बंद करने के लिए संघर्ष किया। सती प्रथा क्या होती थी? जब कोई किसी औरत का पति मर जाता था, उसका देहांत हो जाता था, तो उस कंडीशन में उस औरत को भी अपने पति के साथ ही मरना होता था। उसको सती कर दिया जाता था। औरत की कोई गलती नहीं है, कितनी उम्र है, क्या है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके साथ जबरदस्ती उसको भी सती कर दिया जाता था। तो राजा राम मोहन राय ने जगह जगह जाके संघर्ष किया कि भाई ये गलत है, जिसकी कोई गलती ही नहीं है, उसका पति एक्सीडेंट से मरा है, बीमारी से मरा है, कैसे भी मरा है, इसमें उस औरत की क्या गलती, आप उसको क्यों मार रहे हो? उसको तो जीने दो, उसको तो जीने का हक है। इसके अलावा दूसरी चीज आई, हम इससे रिलेट करें तो दयानंद सरस्वती दूसरे वो व्यक्ति थे जिन्होंने उससे भी ज्यादा संघर्ष किया बाल विवाह को रोकने में और विधवा पुनर्विवाह कराने में। बाल विवाह क्या है? बाल विवाह वो कुरीति है जो कम उम्र में 8, 10 साल, 12 साल की उम्र में बच्चों की शादियां कर दी जाती थी। वो उम्र जिसमें बच्चों को शादियों का मतलब ही नहीं पता होता था कि शादियां होती क्या है, उनकी शादियां कर दी जाती थी। इसको कहते हैं बाल विवाह। विधवा पुनर्विवाह के लिए उन्होंने कार्य किया कि भाई विधवा पुनर्विवाह, जो विधवा हो गई, जो लड़की विधवा हो गई, पहले तो उसको सती कर दिया जाता था। जब सती से बची, सती होना थोड़ा कम हो गया, तो विधवा की जिंदगी जीती है। विधवा की जिंदगी जीगी, जैसे बाल विवाह होता था, मानो 10 साल में किसी लड़की की शादी हो गई, 2 साल बाद वो विधवा हो गई 12 साल की उम्र में, 4 साल बाद विधवा हो गई 14 साल की उम्र में, 8 साल बाद विधवा हो गई 18 साल की उम्र में। 18 साल की उम्र अभी उसकी शादी करने लायक हुई थी, उससे पहले उसकी शादी भी हो गई, विधवा भी हो गई। क्या जिंदगी है? तो दयानंद सरस्वती ने बहुत प्रचार किया कि भाई विधवा पुनर्विवाह को परमिशन दो, ताकि वो लड़की कम से कम दूसरी जगह शादी कर सके, समाज उसको परमिट करे और उसकी जिंदगी कम से कम पटरी पे लौट सके, वो अपनी एक इज्जतदार जिंदगी जी सके। क्योंकि विधवाओं की जो कंडीशन थी उस टाइम पे वो बहुत खराब थी। समाज उनको समझता ही नहीं था किसी लायक। उनकी शक्ल देखना बुरा माना जाता था, रंगीन कपड़े नहीं पहन सकते थे, स्पाइसी फूड नहीं खा सकते थे, उनको घर के बाहर रखा जाता था। ठीक है, ये सारी चीजें। तो उनकी जिंदगी सुधारने के लिए उनकी शादी करना जरूरी था, नहीं तो जिंदगी बहुत ज्यादा नरक हो रही थी। इसके बाद ज्योतिबा फुले आए, उन्होंने स्थापना की सत्यशोधक समाज की। सत्यशोधक समाज क्या होता है? बेसिकली ज्योतिबा फुले ने काम किया नीची जात को, दलितों को, शेड्यूल्ड कास्ट को ऊपर उठाने के लिए। उन्होंने समाज को आईना दिखाया कि आप जिनको नीचा मानते हैं, जिनको दलित मानते हैं, जिनको शूद्र मानते हैं, उसमें उनकी गलती क्या है? आप उनके कर्म देखिए,
आप उनकी मेहनत देखिए, तो फिर आप उनको ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं कि भाई आप ऐसे काम नहीं कर सकते? आप क्यों समाज से दूर रखते हैं उनको? आप क्यों उनको समाज की मुख्य धारा में नहीं लाते? ये संघर्ष था ज्योतिबा फुले का, इज्जत दिलवाने के लिए उस समाज में, इक्वल इज्जत दिलवाने के लिए दलितों को। इसके बाद हमारे पास दो और महिलाओं का विवरण है बुक में, ताराबाई शिंदे और दूसरी है बेगम रुकैया। ताराबाई शिंदे ने एक बुक लिखी थी, स्त्री पुरुष तुलना। (1882) में। बेगम रुकैया ने बुक लिखी थी सुल्तानाज ड्रीम, 1905 में। ये दो महिला सुधारक थी, ताराबाई शिंदे जिन्होंने एक बुक लिखी स्त्री पुरुष तुलना 1882 में। आप देख सकते हैं सन 1882 किस जमाने की हम बात कर रहे हैं। उस जमाने पे जब महिलाओं को लिखना, पढ़ना, बोलना अलाउ नहीं था, तब उन्होंने बुक लिखी। बुक थी कंपैरिजन बिटवीन मेल एंड फीमेल। आप स्त्रियों को जितना नीचे रख के देखते हो, लेकिन अगर हम उनकी तुलना पुरुषों से करें तो वो कहां कम हैं, ये क्वेश्चन उठाया गया उस बुक में। दूसरी बुक थी बेगम रुकैया की, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम से थी, अंग्रेजी पढ़ी लिखी थी, अच्छे खासे घराने से आती थी, तो उन्होंने लिखी सुल्तानाज ड्रीम। सुल्ताना एक लड़की का नाम है बुक में, जो एक सपना देखती है, वो साइंटिफिक सपना देखती है कि लड़कियां, सब जगह लड़कियां जा रही हैं, स्पेस में लड़कियां जा रही हैं, रॉकेट लड़कियां उड़ा रही हैं, प्लेन लड़कियां उड़ा रही हैं, कैसे उन्होंने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है और कैसे वो आगे निकल गई हैं। इस तरह का ड्रीम उनकी उस किताब के अंदर मिलता है। ये पहली दो महिला समाज सुधारक का नाम हमें दिया जाता है, कम से कम इन्होंने एक आइडिया दिया समाज को कि महिलाएं क्या सोचती हैं, एक मौका दिया कि हम उनका कंपैरिजन करें, पुरुषों से तुलना करें कि वो कहाँ कम है, कहाँ ज्यादा है। ये सब चीज उनको आगे लेके गई और महिलाओं की समानता थोड़ी मिली समाज में, जैसे उन्होंने संघर्ष किया। इसके बाद हम आगे आते हैं, हमारे पास आज का इस वीडियो का लास्ट है, अन्यथा सक्षम व्यक्ति। ये जो अन्यथा सक्षम व्यक्ति हैं, इनको हम कहते हैं डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल्ड का मतलब हम उन लोगों से करते हैं जो पहले हम जिनको विकलांग कहते थे। विकलांग आप जानते हैं, जिनका शरीर का कोई भी एक हिस्सा, कोई भी एक अंग अच्छे तरीके से काम नहीं करता, उनको हम विकलांग कहते हैं। विकलांग कोई नाम दिया गया, अन्यथा सक्षम व्यक्ति डिफरेंटली एबल। डिफरेंटली एबल मतलब जैसे हम काम कर सकते हैं, एक सक्षम व्यक्ति काम कर सकता है, वो उस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन किसी दूसरी तरीके से कर सकते हैं। नया नाम दिया गया उनको दिव्यांग। देखो, जब कोई व्यक्ति दिव्यांग होता है, अपंग होता है या आपका डिफरेंटली एबल्ड होता है, उसमें उस व्यक्ति का कोई रोल नहीं होता। 99% केसेस में वो बायोलॉजिकल फैक्टर होता है उनकी उस अपंगता के पीछे, विकलांगता के पीछे। बायोलॉजिकल फैक्टर आपका जन्म से पहले ही काम करना शुरू कर देता है। जब बच्चा गर्भ में होता है, प्रेगनेंसी के दौरान ही बायोलॉजिकल फैक्टर काम करता है, और वहां से जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म से ही वो बच्चा विकलांग पैदा होता है। जो बच्चा विकलांग पैदा हुआ, उसमें उस बच्चे का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। लेकिन फिर भी समाज ये सोचता है कि भाई इसने जरूर पिछले जन्म में कुछ गलत किया होगा, कुछ उल्टे कार्य करे होंगे, इसी वजह से ऊपर वाले ने इसको सजा दी है विकलांग बना के। समाज में ये जो आइडिया है, ये जो एक नजरिया है विकलांग लोगों को देखने का, ये बहुत खराब है। इसी नजरिया की वजह से विकलांग लोग अपनी इज्जत की जिंदगी नहीं जी पाते हैं और वो परेशान होते रहते हैं।
जब वो परेशान होते रहते हैं, उस चीज को सुधारने के लिए स्पेशली आजकल सरकारों ने क्या किया है, बहुत सारी नई फैसिलिटीज ली है। उनको रिजर्वेशन दिया है पढ़ाई में, नौकरी में, उनको पैसे पेंशन मिलती है रेगुलर, ताकि वो अपना खर्चा चला सकें, किसी पे निर्भर न रहें। सरकार ने डिफरेंटली एबल्ड फ्रेंडली कॉम्प्लेक्सेस बनाए हैं, चाहे वो कोर्ट्स हो, चाहे पुलिस हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, हर जगह टॉयलेट्स हो, हर जगह एक रैंप बनाया गया है, ताकि अगर विकलांग इंसान, विकलांग व्यक्ति अगर व्हील चेयर पे आता है तो उस व्हील चेयर पे बैठे बैठे ऊपर चढ़ सके। इससे पहले क्या था, इससे पहले सब जगह सीढ़ियां होती थी। अगर लिफ्ट भी लगा हुआ है तो लिफ्ट तक जाने के लिए भी आपको सीढ़ियां लेनी पड़ेंगी, चाहे 4 चाहे 6 सीढ़ियां। टॉयलेट जाना है तो टॉयलेट तक, फ्लोर तक पहुंचने के लिए भी आपको 2-3 सीढ़ियां लेनी होती थी। स्कूल जाना है तो स्कूल में भी आपको सीढ़ियों से चढ़ना पड़ेगा, और जो उनके लिए पॉसिबल नहीं था, उनको किसी न किसी की मदद की जरूरत पड़ती थी उन सीढ़ियों को चढ़ने के लिए। इसीलिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने वो सब खत्म करके उसके लिए एक नया काम किया। उसके लिए उन्होंने एक ऐसा आइडिया दिया कि भाई आप जो है रैंप बनाओ सब जगह, ताकि अगर कोई विकलांग व्यक्ति ट्राईसाइकिल पे है, अपने व्हील चेयर पे आता है, तो आराम से किसी की मदद लिए बिना ऊपर जा सके, ऊपर चढ़ सके, और उसको ये फील ना हो कि वो कहीं ना कहीं किसी से कम है। बहुत सारे नए स्कूल खोले गए जहां पे कि उनको अधिकार मिले, उनको शिक्षा दी गई, उनको सिखाया गया, जो उनका अंग काम नहीं करता था उस अंग की जगह उनको दूसरे अंगों का उपयोग सिखाया गया कि आप यहां से अच्छा काम कर सकते हैं। कई जगह नौकरियां दी गई तो उनका परिवार बसा, उनको पैसे मिलने लगे, और लोग उनको इज्जत देने लगे, जो सबसे बड़ी बात है। उनको लगा ही नहीं कहीं से कि वो विकलांग है, क्योंकि वो सब जो सक्षम लोग हैं उनसे भी अच्छा कमाने लगे। समाज विकलांगता ही से नहीं, आपको पैसे से भी देखता है। हमेशा से सोचा जाता था अगर कोई व्यक्ति विकलांग है तो वो तो गरीब ही रहेगा, क्योंकि उसको न तो एजुकेशन मिलती थी, नौकरी मिलती थी। अब उसको एजुकेशन भी मिलने लगी, नौकरी भी मिलने लगी, जिसका फायदा ये हुआ उनकी जो इकोनॉमिक स्टेटस था, उनकी जो आर्थिक स्थिति थी, वो सुधरने लगी, और समाज उनको फिर इज्जत देने लगा। तो बच्चों, इस चैप्टर में इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।